और इस बैठक से पहले ईरान ने दुनिया को जंग की असली तस्वीर दिखाई। ईरान के मारे गए बच्चों की प्लेन में तस्वीर ने सबको झकझोर कर रख दिया। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप प्लेन के अंदर स्कूली बच्चों की तस्वीर जो मारे गए हैं और उनका ये खून से सना हुआ बैग, इसमें एक मैसेज था। ईरानी जो स्पीकर हैं गलीबाफ, उन्होंने ये पोस्ट दुनिया के सामने रखी, उन्होंने साझा किया था सोशल मीडिया पर और इस तस्वीर ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक सिंपैथी और एक इमोशनल कार्ड। लेकिन ईरान के स्कूल में मासूम बच्चों की जो मौत हो गई थी, ईरानी संसद के स्पीकर ने, गलीबाफ ने, इसी को दुनिया के सामने ये रखा है अलग अंदाज में। ये सभी मारे गए बच्चे हैं जो, आपको याद होगा जब मिसाइल गिरी थी तो 165 के आसपास स्कूली छात्रों की, इसमें 168 एग्जैक्टली मारे गए थे। और ये दुखद, बच्चे किसी को भी और कहीं के भी हों, बच्चे हैं, इनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं, लेकिन युद्ध जब होती है, मिसाइल गिरता है तो जगह नहीं पहचानती। वही हुआ इस अटैक में, ये बच्चे मारे गए और जब प्लेन में आए तो ये उनकी तस्वीर और स्कूली बैग ये देख पा रहे हैं आप। देखिए, तब से लेकर अब तक ईरान ने इस हमले को लेकर इजराइल और अमेरिका पर कई सवाल खड़े किए हैं। वो 28 फरवरी, आपको याद होगा 2026, ईरान के स्कूल पर यह अटैक हुआ था। वही वाली तस्वीरें जिसमें 168 बच्चे मारे गए। स्कूल के क्लास में पढ़ रहे छोटे बच्चों पर यह दर्दनाक हमला हुआ था और हमले के बाद उनके बैग और जूते बिखरे पड़े थे, इधर उधर खून से लथपथ सने हुए। तो प्लेन में ये जो बच्चों की तस्वीर और बैग रखा गया था और ईरान इसके जरिए क्या संदेश देना चाहता है, थोड़ा समझते हैं। ईरानी स्पीकर बाघेर गालिबाफ सबूतों के साथ पाकिस्तान पहुंचे, ये साक्ष्य के तौर पर। जिस विमान में वो बैठे थे उसमें 4 बच्चों की तस्वीर लगाई गई थी। बच्चों के खून से सने स्कूली बैग और जूते रखे हुए थे। साथ ही यात्रियों के बैठने की सीट पर फूल भी रखा हुआ था, चढ़ाया गया था। सोशल मीडिया पर बाघेर ने ये तस्वीरें शेयर की। अमेरिका इजराइल अटैक में इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। ईरानी स्पीकर गालिबाफ ने इस तस्वीर के साथ पोस्ट लिखा, इस उड़ान में मेरे साथी #मिनाब 168। यह छोटा सा हैशटैग ईरान पर हुए हमले को बयां करता है। युद्ध के पहले दिन ईरान के मिनाब शहर पर यह अटैक हुआ था। वहां के प्राइमरी स्कूल पर मिसाइल से हमला हुआ था। अमेरिका और इजराइल पर इस हमले का आरोप। इस हमले में 168 से ज्यादा लोग मारे गए थे, बच्चे। इनमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे जो क्लासरूम में उस वक्त मौजूद थे, स्कूल में मौजूद थे, पढ़ रहे थे। बच्चे अपनी किताबें खोलकर बैठे थे, तभी अचानक मिसाइल गिरता। स्कूल की दीवारें ढह गईं, बच्चे चीखते चिल्लाते दब गए। स्कूल में कुछ बच्चों के जूते और बैग ही शेष बचे हुए थे। वही बैग और जूते गालिबाफ के विमान में हर सीट पर रखे हुए थे। बातचीत से पहले ईरान ने इस तस्वीर को दुनिया के सामने रखा। अमेरिका ने इस हमले की जांच की बात कही है। ये पूरी कहानी। लेकिन एक तरफ शांति की मेज सजी हुई है पाकिस्तान इस्लामाबाद में, वार्ता चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच, लेकिन दूसरी तरफ तनाव भी है। कैसे, ये देखिए कि उधर इजराइल का लेबनान में अटैक जारी है। सीज फायर के बीच हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं इजराइल की तरफ से। हालांकि हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है, लेकिन देखिए तस्वीर। देखिए, इजरायली सेना हिजबुल्लाह के 180 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा कर रही है। इस वक्त अटैक हो रहा लगातार।
तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी इजराइल पर लगातार अटैक कर रहा है, यानी जवाबी पलटवार। तस्वीर और इसी बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल को निशाना बनाकर ये रॉकेट्स दाग दिए हैं। थोड़ा करीब से देखिए, नजदीक से। और अब अगली तस्वीर, इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार अटैक कर रही है, हमले कर रही है। इजरायली फोर्स ने यह वीडियो जारी किया जो आपके सामने रखा है। तो आसमान पर ही नहीं, जमीन पर भी इजरायली सेना मौजूद है। लेबनान के अंदर इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, घुस चुकी है। देखिए वहीं हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल में एक घर पर रॉकेट जा गिरा और उसके बाद वहां ये आग लग गई। देखिए तो हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल में भी नुकसान, इजराइल में कई जगहों से नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए तमाम गाड़ियों को, ये पूरी तरह से कई इमारतें भी जो हैं वो जमीनों से। ऐसी गाड़ियों की संख्या बहुत है, बहुत नुकसान की खबर है, उसी की तस्वीर है आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए जब जंग होती है तो दोनों पक्षों को नुकसान बिल्कुल पहुंचती है, और थोड़ा ज्यादा किसी को थोड़ा कम, लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह के हमले में दोनों ही तरफ नुकसान की खबरें और तस्वीर आपके सामने ये रही। तो सवाल अब यह होता है कि क्या बातों से इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध रुक जाएगा या फिर इसको लेकर जंग फिर भड़क जाएगी? जब सब ईरान जंग रोकने पर फोकस कर रहे हैं, तब लेबनान युद्ध भी क्या बातों से रुक पाएगा? क्योंकि 14 अप्रैल को इजराइल लेबनान में बातचीत होगी और यह बैठक डोनाल्ड ट्रंप अपनी राजधानी वॉशिंगटन में करवाएंगे। इस शांति वार्ता के लिए इजराइल भी तैयार हो गया है। अमेरिका इस बातचीत में मध्यस्थ का रोल निभाएगा। यह जानकारी अमेरिका में इजरायली राजदूत ने दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में लेबनान और इजराइल के राजदूतों के बीच शांति वार्ता को लेकर चर्चा हो चुकी है। साथ ही लेबनान में अमेरिकी राजदूत के साथ भी एक कॉल हुई है। हालांकि इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह से बात नहीं होगी। अमेरिका में इजराइल के राजदूत माइकल लीटर ने कहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह से सीज फायर पर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के नबायद में फिर से अटैक हुए हैं और कई गांव में बमबारी से इमारतें तबाह हो चुकी हैं और बिजली सप्लाई ठप है। इजराइल बातचीत को राजी है, लेकिन तुरंत हमले नहीं रोक रहा है, जिस पर हिजबुल्लाह चीफ ने कहा है कि आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे, यानी लड़ेंगे। नईम कासिम ने कहा है कि जब तक लड़ने की ताकत है तब तक लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि इजराइल हमारे मिसाइल हमलों को नहीं रोक सका। कासिम ने कहा हिजबुल्लाह पहले जैसे हालात में नहीं लौटेगा। इतना ही नहीं, धमकी दी है कि हिजबुल्लाह आगे भी सख्त रुख अपनाएगा। और एक और अपडेट कर दे कि लेबनान के प्रधानमंत्री जाने वाले थे अमेरिका, लेकिन सूत्रों ने बताया कि वो नहीं जाएंगे, यह भी खबर आ रही।
इजराइल के लेबनान में हो रहे हमलों पर अब आपको सुनवाते हैं स्पेन और तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सुनिए दोनों को। यूरोप इजराइल को लेबनान में वही करने की अनुमति नहीं दे सकता जो उसने गाजा में किया। ये स्पष्ट है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। यह व्यवहार यूरोप इजराइल एसोसिएशन एग्रीमेंट की शर्तों के खिलाफ है। जिस दिन युद्ध विराम की घोषणा हुई उसी दिन इजराइल ने 254 लेबनानी लोगों को बेरहमी से मार दिया। खून और नफरत से अंधा हुआ ये नरसंहारी गिरोह निर्दोष बच्चों, महिलाओं और नागरिकों को मारना जारी रखे हुए है और किसी भी नियम या सिद्धांत को नहीं मानता। तो भी ये वार्ता देखिए नाजुक मोड़ पर है, लेकिन इस बीच आपको बता दें सुप्रीम लीडर खामनेई के मारे जाने के 40 दिन पूरे हो चुके और पूरे होने पर इराक में शोक मनाया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ईरान की सड़कों पर भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े। ये देखिए लाखों लोग होंगे क्योंकि कैमरे की नजर जहां तक जा रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और ईरान में ही क्यों, देखिए नाइजीरिया में भी लोगों ने खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये वहां की तस्वीरें नाइजीरिया की। उधर इराक में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे। ईरान के समर्थन में उन्होंने प्रदर्शन किया, खामनेई के समर्थन में। उसकी ये तस्वीरें और अब यमन की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे क्योंकि यमन में भी ईरान के समर्थन में लोगों ने यह प्रदर्शन किया है। देखिए हजारों की संख्या में अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी, सुनिए। और इन सब के बीच नए सुप्रीम कमांडर को लेकर आज बड़ी खबर भी सामने आई। अमेरिका ईरान की बातचीत पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन सबके मन में सवाल है कि आखिर सुप्रीम लीडर हैं कहां। जी हां, 40 दिनों से मुस्तफा खामनेई सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई कि मुस्तफा एक्टिव है और ऑडियो कॉल के जरिए ईरान के बड़े फैसले वो कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, न्यूज एजेंसी उसके मुताबिक मुस्तफा के करीबी लोगों ने यह जानकारी दी है। बताया कि मुस्तफा खामनेई घायल हालत में भी एक्टिव है, यानी सक्रिय हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा ऑडियो कॉल से मीटिंग कर रहे हैं। गंभीर हालत में भी मुस्तफा खामनेई बड़े फैसलों में शामिल हैं और दावा तो यह है कि वो ईरान अमेरिका की बातचीत को लेकर फैसले कर रहे हैं। ईरान के बड़े अधिकारियों और नेताओं के लगातार संपर्क में है। हाल में मुस्तफा ने अपने संदेश में कहा था कि दुश्मन को सजा मिलेगा। उन्होंने ईरानियों से सड़कों पर डटे रहने की अपील भी की थी और कहा था कि सही राह पर खड़े रहें और शैतानी ताकतों के झूठे वादों से बचें। रिपोर्ट्स में कहा गया कि मुस्तफा की मानसिक स्थिति मजबूत है, मतलब ईरानी सुप्रीम लीडर खुफिया जगह पर इलाज करवा रहे हैं और उनके आसपास सिर्फ चुनिंदा लोग ही और ईरानी अधिकारी ही वो हो सकते हैं। उनकी लोकेशन और स्वास्थ्य की जानकारी सबको पता नहीं है, नहीं साझा की जा रही। लेकिन मुस्तफा घायल हालत में ही अमेरिका के लिए मुसीबत बने हैं, क्योंकि अली खामनेई के बाद बेटे मुस्तफा खामनेई ने ही कमान संभाल रखी है ईरान की तरफ से, और जिसकी बदौलत ईरान जंग में अमेरिका इजराइल को टक्कर दे पाया है। तो मुस्तफा ईरान की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन सुनिए जरा, ट्रंप कह रहे हैं कि तख्ता पलट हो चुका है। ईरान सैन्य रूप से पराजित हो चुका है और मुझे लगता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन हमने इसे कभी मापदंड नहीं बनाया। हम किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे।
जंग में ईरान को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। ईरान में 1000 घंटों से इंटरनेट सेवा ठप है पूरी तरह से, क्योंकि अटैक हुए, लगातार नुकसान पहुंचा और इसका असर हर तरफ देखने को मिला, चाहे वो इंटरनेट ही। तो युद्ध के कारण ईरान में इंटरनेट सेवा जो है वो लगातार गहराता जा रहा है इसका संकट, और यहां अब तक के सबसे लंबे इंटरनेट ब्लैकआउट में ये शामिल हो चुका है इतिहास में उनके। इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप नेट ब्लॉक्स ने इस पर बड़ा दावा किया है, कहा है कि ईरान में इंटरनेट बंद हुए 1000 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। 28 फरवरी को जंग शुरू होते ही इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया था। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया। ईरानी प्रशासन को आशंका थी इससे सूचनाएं लीक हो सकती हैं या फिर ईरान के अंदर की संवेदनशील जानकारी बाहर भेजी जा सकती है, और इसी वजह से ईरान में इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी किया गया था। इससे आम लोगों का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है। लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल तक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि देश में जरूरी बैंकिंग और सरकारी सुविधाएं जारी हैं। पिछले 40 दिनों से ईरान में डिजिटल लॉकडाउन जैसे हालात बने हुए हैं। इसे अब तक के सबसे लंबे राष्ट्रीय इंटरनेट शटडाउन में गिना जा रहा है। इससे पहले म्यांमार, सूडान और यूक्रेन में लंबे वक्त तक इंटरनेट सेवा बंद रहा, लेकिन किसी भी संकट के दौरान पूरे देश को पूरी तरह ऑफलाइन नहीं किया गया। उत्तरी कोरिया एकमात्र देश है जो कभी भी ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हुआ। अब ईरान में दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेट प्रतिबंध लागू किया जा चुका है युद्ध की वजह से। और अब आगे बढ़ते हैं, बात अब होर्मुज की, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि दुनिया को प्रभावित करता है। तो होर्मुज से आज 60 जहाजों के अमेरिका जाने की खबरें आई। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है। डोनाल्ड ट्रंप, देखिए अब कुछ और डिटेल्स, कुछ और तस्वीर आप सभी के सामने रखते हैं। पाकिस्तान में हो रही बैठक में होर्मुज सबसे बड़ा इशू है, मुद्दा है। सवाल यह है कि क्या होर्मुज पर बात बन जाएगी? तो डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक उन्होंने होर्मुज पर रास्ता निकाल लिया है, लेकिन क्या वाकई रास्ता निकाला है? आइए कुछ जानकारी पहुंचा देते हैं। देखिए, इस्लामाबाद में सीज फायर पर बातचीत से पहले होर्मुज बड़ा मुद्दा बन चुका है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि किसी भी कीमत पर होर्मुज खुलवाया जाएगा। युद्ध विराम पर सहमति बने या ना बने, होर्मुज का खुलना एकदम तय है। खबर है कि होर्मुज संकट के बीच 60 खाली टैंकर्स अमेरिका जा रहे हैं और ये टैंकर्स दुनिया के अलग अलग देशों के हैं जो अमेरिकी तेल लोड करेंगे। इनमें हर एक टैंकर में करीब 20 लाख बैरल तेल लेकर जाया जा सकता है, इसकी क्षमता। इससे अमेरिका, एशिया, यूरोप के उन बाजारों तक तेल सप्लाई करेगा जो खाड़ी क्षेत्र में कम हो रही तेल सप्लाई की वजह से ही प्रभावित हो रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जंग से दुनिया में किसी तरह का तेल संकट ना हो और इसी वजह से वो लगातार ईरान पर होर्मुज खोलने का दबाव भी बना रहे हैं। हालांकि मिसाइल हमले रुकने के बाद भी होर्मुज से जहाज नहीं गुजर पा रहे हैं। ग्लोबल शिप ट्रैकिंग के मुताबिक गुरुवार को होर्मुज से सिर्फ 6 जहाज ही गुजरे और इनमें 2 तेल गैस टैंकर्स, 3 मालवाहक और 1 ईंधन सप्लाई जहाज शामिल था, जबकि इससे पहले मंगलवार को 11 जहाजों ने होर्मुज को पार किया था। एक दावे के मुताबिक 600 से ज्यादा जहाज अब भी होर्मुज में ही फंसे हुए हैं और ईरान इन जहाजों से होर्मुज पार करने के लिए टोल टैक्स की डिमांड कर रहा है। हर तेल टैंकर से ईरान प्रति बैरल $1 का भुगतान करना चाहता है। साथ ही खास बात यह है कि यह भुगतान भी क्रिप्टो करेंसी में कराना चाहता है ईरान। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के खिलाफ ईरान की बड़ी तैयारी मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर कड़ा विरोध जता रहे हैं। फिलहाल सीज फायर पर बातचीत में होर्मुज बहुत बड़ा अड़ंगा बना हुआ है। यह हो गई होर्मुज की पूरी कहानी। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर आप सुनवाते हैं डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। अब हम उनके साथ या उनके बिना होर्मुज स्ट्रेट को खोलेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इसे खत्म कर देंगे। किसी भी तरह से ये ठीक चल रहा है। हम ईरान को टोल वसूलने नहीं देंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है। अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो हम इसे होने नहीं देंगे। ये मत भूलिए कि हम होर्मुज स्ट्रेट का उपयोग नहीं करते, दूसरे देश इसका उपयोग करते हैं, इसलिए दूसरे देश भी आ रहे हैं और वे इसका उपयोग करेंगे।
लेकिन हम नहीं करते। ये आसान नहीं होगा। मैं ये कहूँगा कि हम इसे जल्द ही खोल देंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट को समाधान का हिस्सा बनाना होगा। ये दृढ़ भावना थी कि उस नौवाहन पर टोल या प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। ये खाड़ी देश ईरान के पड़ोसी हैं और इसीलिए अगर युद्ध विराम कायम रहना है, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं, तो इसमें उनकी भागीदारी आवश्यक है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर उनके विचार बहुत स्पष्ट है। हमने कॉल पर ज्यादातर समय हॉर्मुज स्ट्रेट से नौवाहन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक व्यवहारिक योजना पर चर्चा करने में बिताया। देखिए, इस जंग के बीच हर एक पक्ष ने अपने अपने हिसाब से दावे किए हैं। मतलब ईरान ने अपना दावा किया, अमेरिका ने अपना दावा किया, इजराइल ने अपना दावा किया। लेकिन एक रिपोर्ट आपको हम बताते हैं, उसी का एक और दावा है। मतलब अमेरिकी रिपोर्ट ही है। अमेरिकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अभी भी ईरान के पास बहुत काफी मिसाइल बचे हुए हैं, भंडार। तो इस सीज फायर के बीच चीन ईरान को डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। कैसे, ये देखिए डिटेल्स बता देते हैं आपको कि कौन सा डिफेंस सिस्टम है। सीज फायर के बीच ईरान हथियारों का जखीरा जुटाने में जुटा हुआ है। चीन ईरान की इसमें मदद करने को सामने आया है। अब दावा है कि चीन ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराने जा रहा है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। अगले कुछ हफ्तों में चीन एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को देगा। सूत्रों के मुताबिक चीन इन हथियारों को सीधे ईरान नहीं भेजेगा, एक तीसरे देश के जरिए ईरान में इसे भेजने की तैयारी है, ताकि ये छुपाया जा सके कि सप्लाई कहां से हो रही है। पाकिस्तान में शांति बैठक के बीच इसका खुलासा हुआ है और चीन और ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मई में चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। अगर चीन ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करता है तो इससे चीन और अमेरिका के रिश्ते में खटास आएगा, खराब हो सकता है उनके रिश्ते। डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा भी प्रभावित हो सकता है और चीन एंटी एयर मिसाइल सिस्टम देने की तैयारी में है। यह मिसाइल सिस्टम कंधे से दागी जाती है, इसे मैन पैड्स के नाम से जाना जाता है। ईरान ने अमेरिका का F-15 लड़ाकू विमान मार गिराया था और ट्रंप ने इस हमले को लेकर बयान दिया था कि हाथ से कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइल ने हमला किया था। इसी से अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान मार गिराया गया। हालांकि यह साफ नहीं है कि यह चीनी मिसाइल ने ही मारा था या फिर नहीं। अब शी जिनपिंग अमेरिका के खिलाफ अपना रक्षा कवच ईरान को क्यों दे रहे हैं, इस पर डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। चीन शायद चुपके से चोरी छुपे किसी तीसरे देश के थ्रू ईरान को कुछ मैन पैड्स देने वाला है, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स। और ये हथियार ऐसे हैं जो कि किसी भी इनकमिंग एरियल थ्रेट के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। हालांकि चीन युद्ध के समय भी और उसके पहले भी ईरान की मदद करता रहा है, लेकिन ज्यादातर वो डायरेक्ट हथियार नहीं थे। वो नेविगेशन सिस्टम बेडू का था, कुछ मिसाइलों में लगने वाले कंपोनेंट्स थे और कुछ ड्रोन्स या फिर फ्यूल, इस तरह की चीजें उसने ईरान को दी थी ताकि वो अपनी मिसाइल क्षमता को, अपनी एयर डिफेंस क्षमता को बेहतर बना सके। लेकिन डायरेक्ट हथियारों का ट्रांसफर होते हुए अब हम देखेंगे। इस बीच एक और खबर है बड़ी, क्योंकि भारत से भी ईरान को मदद की दूसरी खेप भेजी गई है। इसमें मेडिकल सामग्री भेजी गई है। ये तैयारी, ये तस्वीर भारत ने इसके पहले एक खेप ईरान के लिए भेजी थी मदद के लिए। उसके बाद से ईरान की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया भी आई, धन्यवाद दिया गया, शुक्रिया अदा किया गया था। और अब ये दूसरी खेप है मेडिकल। और इधर मिडिल ईस्ट में रह रहे 8 लाख से ज्यादा भारतीय देश लौट चुके हैं, अपनी मिट्टी में आ चुके हैं भारत स्वदेश। ईरान इजराइल जंग के बीच खाड़ी देशों से लौट रहे भारतीय खाड़ी देशों से अब तक 8,43,000 भारतीय लौट चुके हैं। देखिए, सीज फायर के बीच यूएई से लगातार फ्लाइट्स पहुंच रही हैं। सऊदी अरब, ओमान और कतर से सीमित उड़ानें आ रही हैं। कुवैत का एयर स्पेस अभी बंद है और इस वजह से भारतीय सऊदी अरब के जरिए भारत पहुंच रहे हैं। ईरान से अब तक 2180 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है। इन्हें आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते भारत भेजा गया। इसमें 981 छात्र शामिल हैं और 657 मछुआरे शामिल हैं। इजराइल का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला हुआ है। यहां से भारतीयों को जॉर्डन और इजिप्ट के रास्ते भारत लाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीयों की सुरक्षा प्रायोरिटी पर है, यानी प्राथमिकता पर है।